नमस्ते। और इस बेहद खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि अक्सर लोग बार बार ऐसे पार्टनर्स की तरफ क्यों खिंचे चले जाते हैं जो उन्हें सिर्फ एक विकल्प या एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। इसे बस अपनी खराब किस्मत या पर्सनैलिटी का हिस्सा मान लेना बहुत आसान है ना? लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दरअसल इसके तार हमारे बचपन और हमारे जीवन के पहले पुरुष मॉडल यानी एक पिता के साथ बने शुरुआती रिश्तों से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। आज हम इसी अदृश्य पैटर्न को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो इस पूरी चर्चा को हम एक साफ और सुलझे हुए रोड मैप की तरह लेकर चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एक पिता की अनुपस्थिति असल में कितने तरह की होती है। उसके बाद हमारे रिश्तों और लगाव की जड़ों को टटोलेंगे। फिर हम उन कोपिंग आर्केटाइप्स की पहचान करेंगे जो हमारे दिमाग ने खुद को बचाने के लिए बनाए हैं। और सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी हिस्सा, हम उन 3 ठोस कदमों और कुछ आसान डेली रूटीन पर बात करेंगे जो इस गहरे घाव को भरने में मदद कर सकते हैं। शुरुआत एक बहुत ही गहरी और पावरफुल बात से करते हैं। एक पिता हर रात डाइनिंग टेबल पर मौजूद हो सकता है। वो घर की सारी आर्थिक जिम्मेदारियां उठा सकता है। दुनिया की नज़र में वो एक परफेक्ट फैमिली मैन हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो भावनात्मक रूप से मीलों दूर हो सकता है। और सच कहूं तो घर की 4 दीवारी के भीतर मौजूद वो खामोश सी भावनात्मक दूरी एक बच्चे के कोमल दिमाग पर बहुत गहरा और स्थायी असर डालती है। तो चलिए सबसे पहले इस भरम को तोड़ते हैं और समझते हैं कि ये अनुपस्थिति या एब्सेंस असल में दिखती कैसी है। शारीरिक रूप से दूर होना तो सबको साफ साफ दिखता है, जैसे तलाक हो जाना या पिता का आसपास न होना। लेकिन यहाँ जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो है भावनात्मक अनुपस्थिति। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और खामोश खाव की तरह है, जहाँ पिता भावनाओं पर बात करने से ही कतराते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी भी है, अपर्याप्त उपस्थिति। इसमें पिता का व्यवहार बहुत ज्यादा आलोचना करने वाला या पल पल बदलने वाला हो सकता है। एक बच्चे के लिए ये अनिश्चितता और भावनात्मक दूरी पूरी तरह से छोड़ दिए जाने जितनी ही डरावनी और कंफ्यूजिंग होती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक बच्चे के लिए पिता सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो एक पूरा का पूरा सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट होता है। एक पिता मुख्य रूप से 3 काम करता है। पहला, वो ये विश्वास दिलाता है कि मैं प्यार के लायक हूँ। ये है मान्यता या वैलिडेशन। दूसरा, वो ये तय करता है कि भविष्य में पुरुषों से कैसे व्यवहार की उम्मीद रखनी चाहिए। और तीसरा, वो आत्मविश्वास और आज़ादी को बढ़ावा देता है। जब ये नींव ही गायब होती है तो अंदर एक ऐसा खालीपन घर कर जाता है जिसे अक्सर बड़े होने पर हम गलत जगहों पर भरने की कोशिश करते हैं। अब ये ब्लूप्रिंट हमारे वयस्क होने पर कैसे काम करता है? चलिए अटैचमेंट या लगाव की जड़ों में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। यहाँ सिगमंड फ्रॉइड का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जिसे रेपिटेशन कंपल्शन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा उस माहौल की तरफ भागता है जिसे वो पहचानता है, भले ही वो माहौल दर्द से भरा क्यों ना हो। अगर बचपन में प्यार के नाम पर सिर्फ भावनात्मक दूरी या कन्फ्यूजन मिला है तो दिमाग उसे ही नॉर्मल मान लेता है। इसीलिए बड़े होने पर जो लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं होते वो अजीब तरह से आकर्षक लगने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे उसी पुराने और अनसुलझे पैटर्न को ट्रिगर करते हैं। और इसी जद्दोजहद में लोग अक्सर 2 बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। एक तरफ है एंग्शियस अटैचमेंट, जहां इंसान को हर वक्त ये डर सताता है कि उसे कोई छोड़ देगा। इस डर की वजह से वो अपनी ज़रूरतें भूलकर सामने वाले पे सब कुछ लुटाने लगता है। और दूसरी तरफ है अवॉइडेंट अटैचमेंट। इसमें इंसान अपने आसपास इतनी मजबूत दीवारें खड़ी कर लेता है कि किसी का थोड़ा सा भी करीब आना उसे खतरे जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, एक तीसरा पैटर्न जो शायद सबसे ज्यादा उलझाने वाला है। इसे फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट कहते हैं। इसमें इंसान गहरे प्यार के लिए तड़पता भी है, लेकिन साथ ही अपनी कमजोरियां दिखाने से खौफ भी खाता है। नतीजा, रिश्ते करीब आने और फिर एकदम से दूर भागने के एक थका देने वाले लूप में फंस जाते हैं। याद रखिए, जिसे कई बार हम बहुत इंटेंस केमिस्ट्री या स्पार्क समझते हैं, वो अक्सर बस हमारा नर्वस सिस्टम होता है जो बचपन की उस जानी पहचानी अस्थिरता को पहचान रहा होता है। तो जब बचपन में ये सब उथल पुथल हो रही होती है तो एक बच्चा इससे डील कैसे करता है? यहीं से जन्म होता है हमारे सर्वाइवल आर्किटाइप्स का। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे पैटर्न्स कोई जिंदगी भर की सजा या आपकी कमियां नहीं है। सच तो ये है कि ये दिमाग के बनाए हुए बेहद शानदार सर्वाइवल मैकेनिज्म है।
प्यार और स्नेह की कमी से निपटने के लिए दिमाग ने ये तरकीबें निकाली हैं। कोई इंसान हर कीमत पर सफलता के पीछे भागने लगता है, कोई दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में अपनी ज़िंदगी लगा देता है, किसी को हमेशा एक नए प्यार की तलाश रहती है, तो कोई खुद को भावनाओं से पूरी तरह काट लेता है। अगर हम खास तौर पर उन महिलाओं की बात करें जो ओवर अचीवर या केयरटेकर के रोल में फिट होती हैं, तो एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। ओवर अचीवर लगातार अपनी कामयाबी से ये साबित करने में लगी रहती हैं कि वो प्यार के काबिल हैं, शायद तब कोई उन्हें सच में देखे। और केयरटेकर, वो अक्सर ऐसे पार्टनर चुनती हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत हो, ताकि उन्हें कभी छोड़ा ना जा सके। ये दोनों ही पैटर्न्स असल में इंसान को भीतर से पूरी तरह थका देते हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की ज़रूरतों को मारकर सिर्फ एक सुरक्षा का एहसास खरीदना चाहते हैं। लेकिन क्या हम इन पैटर्न्स के गुलाम हैं? बिल्कुल नहीं। जागरूकता पहला कदम जरूर है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम सचेत होकर कुछ करते हैं। तो चलिए हीलिंग के उन 3 सबसे महत्वपूर्ण कदमों की ओर बढ़ते हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि रिसर्च पर आधारित 3 बहुत ही ठोस कदम हैं जो आपके दिमाग की वायरिंग को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पहला, स्वीकार करना। दूसरा, इस दोहराव के पैटर्न को तोड़ना। और तीसरा, अपने खुद के आंतरिक पिता का निर्माण करना। सच्ची हीलिंग की शुरुआत खुद से पूरी ईमानदारी बरतने से होती है। इस बात को कम आंकना बंद करना होगा कि अरे बचपन में जो हुआ वो इतना भी बुरा नहीं था। इसके बाद आता है डेली लाइफ में सेल्फ रेगुलेशन का अभ्यास। जब भी आपको किसी के लिए वो पुरानी बेचैनी से भरी केमिस्ट्री महसूस हो, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें, खुद से सवाल करें, क्या ये वाकई एक स्वस्थ कनेक्शन है या मेरा नर्वस सिस्टम सिर्फ एक पुराने दर्द को दोहराने की कोशिश कर रहा है? और अब आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, अपने खुद के इनर फादर या आंतरिक पिता को जगाना। इसका मतलब है अपना खुद का प्रोटेक्टर बनना, वो इंसान बनना जो आपको बचपन में नहीं मिला। इसे एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन से शुरू किया जा सकता है। रोज सुबह उठकर फोन चेक करने से पहले अपने सीने पर हाथ रखें और खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूँ, मेरी अपनी एक कीमत है और मैं खुद के लिए हमेशा यहाँ हूँ। दिन भर में अपनी बाउंड्रीज सेट करना और अपनी भावनाओं को खुद वैलिडेट करना, ये वो चेकलिस्ट है जो आपके अंदर एक अटूट भावनात्मक सुरक्षा का निर्माण करती है। एक और बहुत ही खूबसूरत और उम्मीद से भरी सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग नए सिरे से चीजें सीख सकता है जब हम अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करते हैं जो सच में हमारा साथ देते हैं, जैसे एक सपोर्टिव माँ, कोई अच्छा दोस्त या एक पॉजिटिव मेंटर। तो हमारा नर्वस सिस्टम धीरे धीरे ये समझने लगता है कि किसी के करीब जाने का मतलब हमेशा चोट खाना नहीं होता। इसे मनोविज्ञान में करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस यानी सुधारात्मक अनुभव कहा जाता है। शांति और सुकून भरे रिश्ते बोरिंग नहीं होते, वो हीलिंग होते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये सोचने का वक्त है, हमारा अतीत हमें प्रभावित जरूर कर सकता है, लेकिन वो हमारी आगे की कहानी नहीं लिखता। आज खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, आपका नर्वस सिस्टम आज भी किस पुराने और अनसुलझे पैटर्न को दोहराने की कोशिश कर रहा है? इसे पहचानना ही आपकी आज़ादी का पहला कदम है। सचेत अभ्यास और खुद से थोड़ी सी हमदर्दी के साथ कोई भी इन जंजीरों को तोड़कर एक शांत, सुरक्षित और प्यार भरा जीवन बना सकता है। इस बेहद अहम और गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।